पंजाब की मिट्टी ने न जाने कितने वीर जन्मे हैं और इन्हीं वीरों में एक नाम है बाबा अकाली फूला सिंह। उनका जन्म शीहा गांव में हुआ था। ये गांव आज के समय में पंजाब के संगरूर जिले में स्थित है। एक शांत साधारण सा गांव। लेकिन किसे पता था कि यहीं से निकलेगा एक ऐसा योद्धा जो ना सिर्फ खालसा पंथ का रक्षक बनेगा बल्कि धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेगा। 1 जनवरी 1761 यही वो तारीख थी जब पंजाब की सरजमी पर फूला सिंह ने एक ऐसा नाम जो आगे चलकर बन गया अकाली फूला सिंह। निहंगों के महानतम जथेदारों में से एक। इतिहास गवाह है, यह सिर्फ किसी सिपाही का जन्म नहीं था। यह था एक सन्यासी योद्धा की शुरुआत जो अपनी तलवार से नहीं अपने धर्म, सिद्धांत और निडरता से जाना गया। उनके पिता का नाम था सरदार ईशर सिंह और माता का नाम हर कौर जी। जब अकाली फूला सिंह जी का जन्म नहीं हुआ था उस समय उनके इलाके में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। इस वजह से यहाँ की जमीन पर फसलें ठीक से नहीं उग पाती थीं। लेकिन यहाँ एक परिवार था जो अपनी मेहनत और ईश्वर में विश्वास के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था। गुरु सिख ईशर सिंह जो इस इलाके के एक सम्मानित व्यक्ति थे, अपनी पत्नी हर कौर के साथ रहते थे। उनका विवाह 7-8 साल पहले हुआ था, लेकिन इस लंबे समय में उनके घर में कोई संतान नहीं आई थी। एक बार की बात है जब ईशर सिंह जी और उनकी पत्नी हर कौर जी के गांव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। जथेदार नैना सिंह जी और उनकी निहंग सिंह की फौजा उनके गांव में आई। गांव के सभी लोग बड़े श्रद्धा और आदर से उनकी सेवा करने लगे, खासकर प्रसादें और पानी की सेवा। ईशर सिंह जी और हर कौर जी का मन भी यही करता था कि वे भी इस सेवा में भाग लें, लेकिन उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। फसलें ठीक से नहीं हो पाती थीं और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन एक दिन ईशर सिंह जी ने साहस जुटाया और जत्थेदार नैना सिंह जी से निवेदन किया कि वे पूरे जत्थे की सेवा तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका घर और हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अगर कुछ निहंग सिंह उनके घर आए तो वे भी लंगर की सेवा में शामिल हो सकते हैं। जथेदार नैना सिंह जी ने सहमति दी और ईशर सिंह और हर कौर जी ने बड़े आदर के साथ निहंग सिंहों की सेवा की। सेवा के बाद जैसा कि मर्यादा थी, उन्होंने घर की शांति और सुख के लिए अरदास की। जत्थेदार नैना सिंह जी का जत्था उनके गांव में कई दिनों तक रहा। इन दिनों में ईशर सिंह जी ने रोजाना सेवा की और साथ ही नैना सिंह जी के साथ उनका संबंध और भी गाढ़ा हो गया। उन्होंने शस्त्र चलाने और घोड़सवारी भी सीखी और फिर अगले साल ईशर सिंह जी और हर कौर जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम फूला सिंह रखा गया। यही नहीं, उनका यह जन्म उस सच्ची सेवा का फल था जो उन्होंने दिल से की थी। उस समय सिखों को खत्म करने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, जिसे वड्डा गलोकारा कहा जाता है। और खबर तिब्बत, कश्मीर और सारे पंजाब में चारों ओर फैल गई। इस युद्ध का कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली लूट मार करता था।
और सिख बार बार महिलाओं को उससे आजाद करवाकर उनके घर घर पहुंचाते थे, जिससे अब्दाली गुस्से में आ गया। सिख मिसलों को अब्दाली के साथ जंग करने के लिए आमंत्रित किया गया। जिसमें ईशर सिंह जी की निशान वाली मिसल भी युद्ध के लिए आगे बढ़ी। इस जंग में 40,000 से ज्यादा सिख शहीद और जख्मी हो गए थे। अकाली फुला सिंह जी के पिता ईशर सिंह जी भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे और सभी जख्मी सिखों को सिंहों ने अपने घरों तक पहुंचाया। इसी दौरान ईशर सिंह जी के घर एक और पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम संत सिंह रखा। ईशर सिंह जी को सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उनके जख्मों में जहर फैल गया, जिससे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। इसी दौरान उन्होंने जत्थेदार नैना सिंह जी को अपने पास बुलाया और अकाली फुला सिंह जी को उन्हें सौंप दिया, ताकि वह भी पूरी तरह पंथ सेवक बन सकें। जत्थेदार नैना सिंह जी अकाली फुला सिंह जी को अपने साथ आनंदपुर साहिब ले गए। वहां अकाली फुला सिंह जी ने बहुत कम समय में बहुत सारी गुरबानी प्राप्त की और शास्त्र विद्या भी हासिल की। उन्होंने वहां रहकर बहुत सेवा की, लंगर की सेवा से लेकर घोड़ों की सफाई करने तक हर सेवा को बड़े मन से किया। अकाली फुला सिंह जी को सच्चे मन से सेवा करते देख उच्च शख्सियत की नजरों में वे एक अच्छे पंथ सेवक बन गए, जो उनसे बहुत प्रभावित थे। अकाली फुला सिंह जी को अच्छे तरीके से अपने धर्म की सेवा करते और शास्त्र विद्या को बड़े अच्छे ढंग से सीखते हुए देख उनकी मां बहुत खुश होते थे। लेकिन वह खुशी ज्यादा समय नहीं रह सकी। एक दिन फुला सिंह जी की मां सीढ़ियों से गिर गईं। उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण वह ज्यादा समय नहीं रह पाई। जाते जाते उन्होंने फुला सिंह जी से कहा, अपना धर्म अच्छे से निभाना, सिर पर खेलकर सिख धर्म को बचाना। अगर सिख धर्म को बचाने के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहना। जत्थेदार नैना सिंह जी के बाद अकाली फुला सिंह जी को शहीदी मिसल का जत्थेदार बना दिया गया। इस मुकाम पर रहकर उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब की ऊपर की 3 मंजिलों की सेवा की। हर नागरिक उनकी प्रशंसा करता था। यहां तक कि महाराजा रंजीत सिंह जी, सरदार हरि सिंह नलवा जी और अन्य सिख शख्सियतें भी उनसे और उनकी सच्चे मन से की गई सेवा से प्रभावित थे। इस कारण उन्हें अकाल तख्त साहिब का जत्थेदार दोबारा बनाया गया। अब बात करते हैं साल 1801 की, जब महाराजा रंजीत सिंह जी का खालसा राज था। उस समय श्री अमृतसर साहिब पंगी मिसल के कब्जे में था। महाराजा रंजीत सिंह जी का कहना था कि उनके खालसा राज में श्री अमृतसर भी होना चाहिए और इस बात को लेकर दोनों के बीच अनबन बनी रहती थी। एक दिन अमृतसर के बाहर जंग के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ थी महाराजा रंजीत सिंह की फौज, जो उस समय एशिया की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती थी, और दूसरी तरफ पंगी मिसल की फौज। दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुली हुई थी। इसी समय दूर से तूफान जैसा कुछ नजर आया। चारों ओर धूल ही धूल फैली थी। घोड़ों के पैरों की आवाजें आ रही थीं। ये थे अकाली फुला सिंह जी, जो अपने दल के साथ उन दोनों फौजों के सामने आ खड़े हो गए। अकाली फुला सिंह जी ने दोनों फौजों से कहा, तुम दोनों सिख भाई हो और गुरु की नगरी अमृतसर में खड़े होकर एक दूसरे का खून बहाने की सोच रहे हो। मैं इस तरह सिखों की बेहदाबी नहीं होने दूंगा। इतना सब सुनने के बाद दोनों सिख फौजों ने आपस में सलाह की और पंगी मिसल ने किला छोड़ने का फैसला लिया। महाराजा रंजीत सिंह जी ने पंगी मिसल को बहुत सारी जागीर दी। महाराजा रंजीत सिंह जी और पंगी मिसल के बीच महाराजा के पिता महासिंह जी के समय से दुश्मनी थी, जिसे अकाली फुला सिंह जी ने
बड़े समझदारी से सुलझाकर दोस्ती में बदल दिया। इससे महाराजा रंजीत सिंह जी अकाली फुला सिंह जी से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद मुल्तान, सिद्ध, कसूर, बाबलपुर जैसे कई जंग के मैदान अकाली फुला सिंह जी की मदद से फतह किए गए। अब बात करते हैं उस समय की जब अकाली फुला सिंह जी ने महाराजा रंजीत सिंह जी को 21 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। हुआ यूं कि एक दिन महाराजा रंजीत सिंह जी किसी बाजार में जा रहे थे और वहां एक नृत्य कार्यक्रम हो रहा था। एक नृत्यांगना लड़की नाच रही थी और महाराजा रंजीत सिंह जी भी उस नृत्य लगे। यह बात जब अकाली फुला सिंह जी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी को पेश होने को कहा। जब महाराजा जी हरिमंदिर साहिब पहुंचे, अकाली फुला सिंह जी ने उन्हें बाहर रुकने को कहा और अंदर जाने नहीं दिया। महाराजा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे पूरी नम्रता के साथ अकाली फुला सिंह जी के सामने खड़े रहे। फिर अकाली फुला सिंह जी ने उन्हें एक इमली के पेड़ से बांधकर 21 कोड़े मारने की सजा सुनाई। महाराजा जी ने भी बिना किसी परवाह के उनका दिया हुआ हुक्म मान लिया और इमली के पेड़ के पास जा खड़े हो गए। इतने में वहां खड़े कई संगतों ने अकाली फुला सिंह जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की, जथेदार साहिब ऐसा मत करो, ये हमारे महाराज हैं। अकाली फुला सिंह जी ने उनकी बात मानी और फिर महाराजा रंजीत सिंह जी को 21 दिनों तक झूठे बर्तनों को साफ करने की सेवा में लगा दिया। अकाली फुला सिंह जी ने महाराजा रंजीत सिंह जी को चेतावनी दी कि वे इस तरह के अनुशासनहीन कार्यों से बचें, क्योंकि इससे सिख समाज की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें अपनी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए और अपने कृत्यों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं श्री हरिमंदिर साहिब जी की, जो पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री हरिमंदिर साहिब जी की सुंदरता और भव्यता को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सोना चढ़ा हुआ है उसके पीछे एक गहरी ऐतिहासिक कहानी है। अकाली फुला सिंह जी का इस ऐतिहासिक घटना में एक महत्वपूर्ण योगदान है। वह अमृतसर में रहते थे क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जी वहां पर सबसे अच्छे जथेदार को रखना चाहते थे। जब भी महाराजा रंजीत सिंह जी किसी युद्ध पर जाते थे तो वे हर बार श्री हरमिंदर साहिब में जाकर माथा टेकते थे और अकाली फुला सिंह जी से अरदास करवाते थे। एक दिन जब महाराजा रंजीत सिंह जी मुल्तान की जंग की तैयारी कर रहे थे, हर बार की तरह उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब में आकर अकाली फुला सिंह जी से अरदास करने को कहा। लेकिन अकाली फुला सिंह जी ने इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, गुरु घर की एक बहुत बड़ी सेवा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो अब तक हो जानी चाहिए थी। महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें कहा, आप हुक्म करें। अकाली फुला सिंह जी ने जवाब दिया, जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने चौथे गुरु रामदास जी से अपनी बेटी बीबी भानी जी का रिश्ता तय किया था, तो गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी से कहा था कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। तब गुरु अमरदास जी ने कहा था, समय आएगा जब आपकी सिख कौम के पास सोने के महल होंगे। अकाली फुला सिंह जी ने आगे कहा, वह समय अब आ चुका है और अब तो राज भी खालसा के हाथों में है। अगर अब यह नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं हो। महाराजा रंजीत सिंह जी ने तुरंत वादा किया, जथेदार साहिब आप बस अरदास करें हमारी फौज की जीत के लिए। मुल्तान पर जीतने के बाद जितना भी सोना मिलेगा वह सभी गुरु घर को समर्पित किया जाएगा। मुल्तान की जंग में विजय प्राप्त करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने जितना भी सोना और धन मुल्तान से लाए थे उसे श्री हरमिंदर साहिब जी को समर्पित कर दिया। इस घटना ने अकाली फुला सिंह जी के समर्पण और उनकी धार्मिक दृष्टि को साबित किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिख धर्म और गुरु घर की सेवा को प्राथमिकता दी। अब बात करते हैं जब अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजाब का राज अभी भी महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में था। महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुनते ही अंग्रेजों के होश उड़ जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती कर ली जाए तो पंजाब में भी अपनी पकड़ बनाई जा सकती है। उन्होंने महाराजा के कुछ मंत्रियों को खरीद लिया और अंग्रेज उनके जरिए सहमति करवाना चाहते थे। उसमें दोनों राज्यों की सीमा सतलुज नदी और पंजाब में आकर व्यापार करना चाहते थे। महाराजा रंजीत सिंह
जो अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति बेहद निष्ठावान थे, इस सहमति पर सहमत हो गए। लेकिन जैसे ही अकाली फुला सिंह जी को यह जानकारी मिली, वो बहुत नाराज हो गए। अकाली फुला सिंह जी जानते थे कि अंग्रेजों की यह चाल बहुत चालाकी से भरी हुई है और एक बार अगर अंग्रेज पंजाब में घुस गए तो वो इस राज्य को अपनी रणनीति और गद्दारी से हथिया लेंगे। इस समझौते के बाद अकाली फुला सिंह जी नाराज होकर श्री अनादपुर साहिब की ओर बढ़े। जो उस समय सतलुज नदी के दूसरी तरफ था, यानी अंग्रेजों के इलाके में। यह था साल 1809 का। अंग्रेज अकाली फुला सिंह जी को अपने इलाके में देख जलते रहते थे, लेकिन उनकी कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसी दौरान जिंद नामक रियासत का एक राजा अपने बेटे गोवर प्रताप को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज इसके खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि वह राजा बने। अंग्रेजों की सेना ने गोवर प्रताप से युद्ध किया। और अंग्रेजों की सेना गोवर प्रताप की सेना से ज्यादा ताकतवर होने के कारण गोवर प्रताप को भागना पड़ा। गोवर प्रताप भागते हुए अकाली फुला सिंह जी के पास पहुंचे। अंग्रेजों ने अकाली फुला सिंह जी से कहा, गोवर प्रताप को हमारे हवाले कर दो। अकाली फुला सिंह जी ने साफ तौर पर जवाब दिया, अब यह हमारे पास है और अब यह पूरी तरह सुरक्षित है। अब अंग्रेजों ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फ्लोर किले के दीवान मोतीराम को भेजा ताकि वह अकाली फुला सिंह जी को गिरफ्तार कर सके। मोतीराम और उनकी पूरी फौज श्री अनादपुर साहिब की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वहां बाबा अकाली फुला सिंह जी मौजूद हैं। जब उन्होंने अकाली फुला सिंह जी को सामने देखा तो उनके हथियार नीचे गिर गए और उन्होंने लड़ाई से मना कर दिया। वो वापस लौट आए। अंग्रेजों को यह देखकर बेहद हैरानी हुई। फिर उन्होंने मलेर कोटले के राजा को भेजा, लेकिन उसे भी यह जानकारी मिली कि अकाली फुला सिंह जी वहां मौजूद है। उसने जाने से मना कर दिया। फिर अंग्रेजों ने नाभे के राजा को कहा, उसने भी जाने से मना कर दिया। अब अंग्रेजों के पास एक ही रास्ता था और वह था महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगना। अंग्रेजों के लिए यह एक बहुत बड़ी हार थी। अंत में अंग्रेजों को महाराजा रंजीत सिंह जी से संपर्क करना पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी और वह पत्र श्री गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा साहिब सिंह जी बेदी के हाथों अकाली फुला सिंह जी के पास भेजा गया। बाबा साहिब सिंह जी और अकाली फुला सिंह जी की आपस में एक गहरी मित्रता थी। बाबा साहिब सिंह जी बेदी ने गोवर प्रताप और अंग्रेजों के बीच समझौता करवा दिया और अकाली फुला सिंह जी वापस अमृतसर आ गए। साल था 1823 और यह वो साल था जब एक ऐसी जंग हुई जिसे खुद महाराजा रंजीत सिंह जी ने आज तक की जंगों में सबसे खतरनाक जंग माना। तो ये जंग थी मोहम्मद अजीम खान की अफगान फौज और सिखों के बीच। कहानी इस तरह शुरू होती है कि अफगान अक्सर भारत में आकर लड़कियां उठा कर ले जाते थे और उनका जो जी चाहता करते थे। अब सिख फौज ये देख नहीं सकती थी और वो उन लड़कियों को छुड़ा कर ले आती थी। इसी संघर्ष के बीच एक दिन अजीम खान ने पंजाब में घुसने का फैसला किया। अजीम खान ने सबसे पहले पुशावर पर कब्जा किया, लेकिन उस कब्जे को करने में उसे कोई खास मुश्किल नहीं आई, क्योंकि वहां पर उसका एक भाई था जो पहले सिखों से हार चुका था और अब उसे हर साल महाराजा रंजीत सिंह जी को सालाना टैक्स भरना पड़ता था। तो जब उसका भाई अजीम खान के उसके पास आया तो उसने बड़ी चतुराई से पुशावर और उसके आसपास के इलाके को बिना किसी लड़ाई के अजीम के हवाले कर दिया। अब 12 फरवरी 1823 की तारीख आई। अजीम खान ने आगे बढ़ते हुए अटक नदी के पास बने जहांगीरी किले पर कब्जा कर लिया। यह किला बहुत अहम था क्योंकि यह एक बहुत बड़ी नदी के पास था और इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि यहाँ से सेना को एक अच्छा ठिकाना मिल गया। इसके बाद अजीम खान ने अपनी ताकत और बढ़ाई। उसने धीर बजोर से लेकर काबुल तक के इलाकों को भी अपनी फौज में शामिल कर लिया और इस पूरे अभियान को उसने इस्लाम की जंग का नाम दे दिया। अब अजीम खान के पास इतनी बड़ी फौज हो गई थी कि सिखों के लिए उसे हराना एक बड़ी चुनौती बन गई।
अजीम खान ने अटक नदी के उस पार अपने मोर्चा ला लिया ताकि जब सिख आए उनसे नदी ना पार हो सके। जब यह खबर महाराजा रंजीत सिंह जी तक पहुंची तो उनका गुस्सा भड़क उठा। अब महाराजा रंजीत सिंह जी ने फैसला किया कि इस बार अफगानियों को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले शहजादा शेर सिंह जी और सरदार हरि सिंह नलवा जी को हजारों की गिनती की फौज के साथ वहां भेज दिया। शहजादा शेर सिंह जी और हरि सिंह नलवा जी ने मिलकर अफगानों को खदेड़ दिया। वे जहांगीरी किले पर पूरी तरह से काबिज हो गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद अफगानों ने अपनी सेना को और बढ़ाकर किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब हरि सिंह नलवा जी, शहजादा शेर सिंह जी और कई सिख योद्धा किले के अंदर थे और वो अफगानों के घेरे में फंस गए थे। महाराजा रंजीत सिंह जी ने सभी प्रमुख जनरलों को इकट्ठा किया। इसमें थे सरदार श्याम सिंह अटारी, बाबा बीर सिंह जी और सरदार देसा सिंह मजीठिया जैसे वीर जनरल। उन्होंने इन सभी को अटक भेजने का आदेश दिया ताकि सिख फौजों की ताकत और बढ़ सके। जनरल बेहंतुरा और आलात, जो सिख फौज के तोपों के इंचार्ज थे, उन्हें भी अटक पहुंचने का हुक्म दिया गया और महाराजा रंजीत सिंह जी ने खुद अकाली फुला सिंह जी के पास जाकर सारी स्थिति समझाई। यह सुनते ही अकाली फुला सिंह जी का गुस्सा और साहस दोनों उभर आए। जब उन्हें यह खबर मिली कि अफगानियों ने कई सिखों को एक किले के अंदर बंद कर लिया है तो उनका खून उबाल मारने लगा। अकाली फुला सिंह जी ने तुरंत अपने जत्थे को साथ लिया और महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ अटक नदी की ओर बढ़े। लेकिन अजीम खान ने वहां पर सारे पुल तुड़वा दिए थे ताकि सिख फौज नदी पार न कर पाए। उसने यह सोचकर पुल तोड़े थे कि अगर सिख फौज इस खतरनाक नदी को पार करने की कोशिश करती है तो उनका नुकसान होगा। अब नदी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। सारी सिख फौज वहां आ चुकी थी। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अकाली फूला सिंह जी से पूछा, जथेदार साहिब, अब क्या किया जाए? अकाली फूला सिंह जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, हमारे लिए नदी कोई रुकावट नहीं है, हम इसे पार करेंगे चाहे जो हो। अकाली फुला सिंह जी अपने जत्थे के साथ सबसे पहले नदी पार करने लगे। पीछे पीछे उनका जत्था भी घोड़ों के साथ नदी के पानी में उतरने लगा और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जी और सारी सिख फौज ने नदी पार करनी शुरू की। नदी पार करते समय कई सिख सैनिक बह गए, लेकिन फिर भी सिखों की हिम्मत नहीं डगमगाई। जब अफगानों ने देखा कि इतनी खतरनाक नदी होने के बावजूद भी सिखों का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा और वे नदी पार करते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो अफगान पूरी तरह हैरान हो गए। लेकिन सिखों का साहस और उनकी वीरता थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी पार करते ही सिखों ने अफगानों पर हमला कर दिया और अफगान पीछे हटते गए। उन्होंने उस किले से अफगानों को खदेड़ दिया और हरि सिंह नलवा जी, शहजादा शेर सिंह जी और बाकी सभी सिखों को आजाद करवा दिया। लेकिन यह बात हरि सिंह नलवा जी को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, यह अफगानियों की कोई चाल है, यह इतनी जल्दी भागने वाले नहीं हैं। इतने में महाराजा रंजीत सिंह जी के खबरी से पता चला कि अजीम खान और उसकी बहुत सारी फौज ऊंची पहाड़ी पर है और हमला करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। महाराजा रंजीत सिंह जी ने जब इस बात को लेकर सभी सिखों से बातचीत की तो सिखों ने कहा, हम बहुत थक चुके हैं, आज की रात आराम कर लेते हैं और सुबह जंग के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अकाली फुला सिंह जी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने कहा, युद्ध आज ही करेंगे, क्योंकि अगर कल तक रुक गए अफगानी और ज्यादा सेना इकट्ठी कर लेंगे। और रही बात थकान की, तो सभी को गुरु की देग का प्रसाद बनाकर छकाया जाए, जिससे सभी पूरी तरह जोश में आ जाएंगे। खालसा फौज हर युद्ध में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पलकी लेकर जाते थे, जिसे शानदार तरीके से तैयार किया जाता था। अकाली फुला सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास की और युद्ध के लिए आगे बढ़े। अकाली फुला सिंह जी और उनका जत्था सबसे आगे चल रहा था और पीछे पीछे महाराजा रंजीत सिंह जी और सभी सिख फौज थी। तभी एक खबरी महाराजा रंजीत सिंह जी को बताता है, अफगानों के पास उनका तोपखाना पहुंच चुका है और हमारा तोपखाना अभी आ रहा है, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। महाराजा रंजीत सिंह जी को खबरी की बात में दम तो लगा, लेकिन जो सबसे आगे अकाली फुला सिंह जी जा रहे थे, उन्हें कौन रोक सकता था, जो पूरे जोश में आगे बढ़ रहे थे।
महाराजा रंजीत सिंह जी ने हिम्मत करके अकाली फुला सिंह जी को सारी बात बताई और कहा, तोपों के आ जाने तक रुक जाते हैं। अकाली फुला सिंह जी को उनकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें होगा तुम्हारी तोपों पर भरोसा, लेकिन मुझे अपनी अरदास पर भरोसा है। यह कहकर अकाली फुला सिंह जी और उनका जत्था आगे बढ़ा। जब अकाली फुला सिंह जी और उनका सिख जत्था दुश्मनों की तरफ तेजी से बढ़े, दुश्मनों ने तोपों से हमला किया। कुछ निहंग सिंह जख्मी हो गए, लेकिन अकाली फुला सिंह जी और उनका जत्था बड़ी तेजी से दुश्मनों के पास पहुंचा और आक्रमण कर दिया। इससे तोप चलाने वालों का ध्यान उनकी तरफ हो गया और इसका फायदा उठाकर महाराजा रंजीत सिंह जी और सभी सिख फौज तेजी से वहां पहुंच गए। युद्ध पूरे जोर शोर से चलता था, चारों तरफ खून खराबा था। जब अजीम खान की नजर अकाली फुला सिंह जी पर पड़ी, जो पूरे जोश से लड़ रहे थे, तब अजीम खान ने अपने एक निशानेबाज को अकाली फुला सिंह जी पर गोली चलाने को कहा। निशानेबाज ने एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर अकाली फुला सिंह जी पर निशाना साधा। सीधे अकाली फुला सिंह जी की जांग के बीच से निकलकर उनके घोड़े के दिल में जा लगी और घोड़ा वहीं शहीद हो गया। अकाली फुला सिंह जी ने उस घोड़े को बड़े प्यार से पाला था, उसे वह अपने पुत्र की तरह मानते थे। अकाली फुला सिंह जी को गोली लगने के बावजूद वह लड़ते रहे, लेकिन एक और निशानेबाज ने एक पेड़ पर चढ़कर अकाली फुला सिंह जी पर निशाना साधा। सात गोलियां उनके सीने के आर पार हो गईं, जिससे अकाली फुला सिंह जी शहीद हो गए। युद्ध चलता रहा और आखिरकार सिखों ने जीत हासिल की। अफगानियों को भागना पड़ा। उसके बाद सभी सिख इकट्ठे हुए और अकाली फुला सिंह जी को ढूंढने लगे। आखिरकार अकाली फुला सिंह जी जमीन पर गिरे हुए मिले, जिनका पूरा शरीर लहूलुहान था। वो इस दुनिया को छोड़ गए थे। महाराजा रंजीत सिंह जी उन्हें ऐसे देखकर बहुत भावुक हो गए थे और सभी सिख फौज में सन्नाटा छा गया। अगले दिन उनका संस्कार नदी किनारे किया गया। ऐसे थे हमारे अकाली फुला सिंह जी, जो धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे और उसके लिए अपनी जान तक देने से नहीं डरते थे। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपने धर्म और अपने आदर्शों के लिए लड़ना है, तो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत अपने भीतर पानी होती है। आज उनकी वीरता और बलिदान हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहे।